नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आप सभी का कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। शिमला मिर्च की खेती से रमेश ने की लाखों की कमाई, दूसरे किसान भी अपना रहे नया मॉडल। बिहार के राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को मिला मशरूम समोसे का पेटेंट। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय इंटरैक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए MOU किया साइन। डीजीएम श्रीराम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। 5 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन का हुआ आयोजन, FPO को मिलेगा बड़ा लाभ। बारिश से धान और दलहन की फसल हुई बर्बाद, किसानों को हुआ लाखों का नुकसान। किसानों की इनकम बूस्ट करेगी गोवर्धन योजना, पैसे कमाने का है बड़ा प्लान। कभी बिहार की पहचान था केला, अब वैज्ञानिकों ने दिया नया जीवन। ऑनलाइन माध्यम से एक और बड़ा फर्जीवाड़ा, 53,000 अपात्र किसानों ने उठाया लाभ, अब वसूली के साथ होगी कार्रवाई। रबी फसल की MSP पर बिक्री के लिए पंजीकरण की बड़ी तारीख, अब डायरेक्ट होगा रजिस्ट्रेशन। किसान और महिला समूहों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने खाते में भेजे 8 करोड़ 25 लाख रुपए। ऑनलाइन नहीं खरीद पा रहे तो कृषि मशीनरी मेला से घर ले आए आधुनिक कृषि यंत्र, सरकार दे रही बम्पर सब्सिडी। बड़ा अफ्रीकन स्वाइवर फीवर का खतरा, अगर कोई सुअर संक्रमित मिला तो 1 किलोमीटर तक होगी सभी की जांच। महिलाओं के खाते में भी आएंगे 12,000 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की लाडली बहना योजना। ठंड में पौधों को बचाने के लिए राजस्थान के किसान ने अपनाया नया तरीका। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच शिमला मिर्च की खेती को लेकर लोकप्रियता काफी बढ़ रही है। किसानों को हरी, लाल और पीली शिमला मिर्च की खेती से तगड़ा मुनाफा हो रहा है। शिमला मिर्च की खेती को अब ज्यादातर किसान वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं। वहीं उद्यान विभाग द्वारा पॉली हाउस में इस तरह की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। यूपी के ऐसे कई किसान हैं जो शिमला मिर्च की खेती करके लागत से 4 गुना तक मुनाफा कमा रहे हैं। आगरा, फिरोजाबाद से लेकर लखनऊ और बाराबंकी में भी किसानों द्वारा शिमला मिर्च की खेती खूब हो रही है। लखनऊ के एक किसान रमेश वर्मा भी उन किसानों में शामिल हैं जिन्हें शिमला मिर्च की खेती से अच्छी कमाई हुई है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के कोसीगंज के कासीपुर के किसान रमेश वर्मा पॉली हाउस में शिमला मिर्च का उत्पादन करते हैं और उन्हें लागत से 4 गुना तक मुनाफा हुआ है। उनके शिमला मिर्च की खेती के मॉडल को दूसरे किसान भी अपनाकर अपनी आय में बढ़ोतरी कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम एक और उपलब्धि दर्ज की गई है। दरअसल विश्वविद्यालय के उन्नत मशरूम अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्मित मशरूम समोसा को पेटेंट प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PS पांडे ने मशरूम अनुसंधान केंद्र के परियोजना निदेशक डॉक्टर दयाराम को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने पिछले 1 महीने में 4 पेटेंट हासिल किए हैं। ये विश्वविद्यालय की तेज विकास गति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाने को लेकर सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं और इस एक सपने को लेकर यदि सभी वैज्ञानिक और कर्मचारी अपने अपने प्रयासों में जुट जाएं तो इसे फलीभूत करना आसान हो जाएगा। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के एक डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे के तहत आज नई दिल्ली में डिजिटल ग्रैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्यूरेटेड बहुप्रारूप बहुभाषीय सामग्री की एक डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध करवाएगा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो एक्सटेंशन वर्कर्स को क्यूरेट की गई सामग्री को समय पर किसानों तक पहुंचाने और वितरित करने में मदद करेगा। इसके अलावा ये प्रमाणित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुधन और ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए एक्सटेंशन वर्कर्स के विशाल नेटवर्क का कौशल विकास करने में सहायता प्रदान करेगा। इस अवसर पर भारत सरकार के कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकार द्वारा बनाए जा रहे डिजिटल कृषि इकोसिस्टम की मजबूत नींव ही किसानों को जोड़कर हमारी विस्तृत प्रणाली को एक और कुशल और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। डीजीएम श्रीराम लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मलिक शाह को सेलिब्रिटी सप्लाई चेन ट्राइब द्वारा टॉप 8 शेफ सप्लाई चेन ऑफिसर के रूप में सम्मानित किया गया, जिसकी कुछ फोटोज डीजीएम श्रीराम लिमिटेड द्वारा लिंक्डइन पर शेयर कर उन्हें बधाई दी गई।
एग्रोनेस्ट और एमएसएमई द्वारा आईआईटी कानपुर आउटरीच सेंटर नोएडा में 6 से 10 फरवरी तक एग्रीटेक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिससे कि अगर कोई छात्र या फिर कोई एफपीओ कृषि क्षेत्र में कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो वह इस 5 दिन के सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम में आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिससे कि उन्हें अपने बिजनेस और टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करने में काफी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि पहले दिन यहाँ कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही। हम लोग मिनिस्ट्री एमएसएमई के साथ स्पॉन्सरशिप के थ्रू अभी ये एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड प्रोग्राम्स करा रहे हैं, जिसमें से एग्रीटेक और एग्रीकल्चर का जो उद्यमिता है वो एक सब्जेक्ट है। तो उसमें हम 5 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और उन 5 दिन के अंदर जो हमारा फोकस है वो ये है कि सिर्फ हम थ्योरेटिकल ज्ञान ना दे के जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दें लोगों को। इसके तहत गांव में रहने वाला कोई भी यूथ जो रोज़गार की तलाश में है, चाहे वो एफपीओ है, चाहे वो एसएचजी है, चाहे वो एग्रीकल्चर इनपुट शॉप चलाता है या फिर वो किसान भाइयों की सेवा में अपने जीवन को लगाना चाहता है, वो सॉइल हेल्थ सेंटर के द्वारा ना केवल अपनी आय को अमुक रूप से बढ़ा सकता है, बल्कि इसी के साथ साथ वो बहुत अफोर्डेबल तरीके से मिट्टी की जांच की त्वरित सर्विस एग्रोनेक्स भू परीक्षक के द्वारा किसान भाइयों को दे सकता है। खरीफ सीजन में बाढ़, बारिश और सूखा ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया। किसानों को खासा संकट का सामना करना पड़ा। हाल ही में बारिश और ओलावृष्टि ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में फसलों पर तबाही मचाई है, लेकिन बारिश से होने वाला नुकसान का खतरा अभी टला नहीं है। अब दक्षिण भारत का एक राज्य बारिश से बेहद परेशान है। यहाँ किसानों को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। स्थानीय किसान मौसम की मार से बेहाल है। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र के बेमौसम बारिश से सांबा धान की फसल और ताजा बोई गई दलहनी फसलें दोनों को काफी नुकसान हुआ है। हरे और काले चने जैसी दलहनी फसलों की पूरी फसल को मिटा दिया गया है। ये फसलें चावल की परती फसलों के रूप में पाई जाती हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि मौसम की मार से किसान उबर नहीं पा रहे हैं। स्थानीय किसान संगठनों का कहना है कि डेल्टा क्षेत्र में दालें पूरी तरह से बह गई हैं। यह उन किसानों के लिए एक बड़ा झटका है जिन्होंने सरकार से सब्सिडी दरों पर बीज प्राप्त किए थे। सरकार को किसानों की मदद करने के लिए एक कदम उठाना चाहिए, तभी किसानों को कुछ राहत मिल सकेगी। देश के ग्रामीण इलाकों में पशुपालन का चलन बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में दुधारू पशुओं से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। पशुपालन और खेती में काफी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक तरफ खेतों से निकलने वाली फसल अवशेष पशुओं के लिए पोषक युक्त हरे चारे का काम करते हैं, तो वहीं पशुओं के अवशेष से मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादन बढ़ाने में खास मदद मिलती है। जिसे कभी वेस्ट समझा जाता था, उसी गाय भैंस के गोबर को आज डबल इनकम मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। कई राज्यों में बायोगैस प्लांट के जरिए गोबर से ईंधन बनाया जा रहा है, तो वहीं कहीं खाद, उर्वरक, पेंट और कई इको फ्रेंडली उत्पाद बनाकर गाँव के लोग अच्छी आय ले रहे हैं। इसी गोबर को लेकर बजट 2023 और 24 में बड़ा ऐलान हुआ। बजट 2023 और 24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना यानी कि गोल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्सेज धन योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के बजट से 500 नए कचरे से संपदा प्लांट लगाने की घोषणा की। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है गांव में साफ सफाई को सकारात्मक तौर पर बढ़ाना और पशु या फिर अन्य सोर्स से मिलने वाले ऑर्गेनिक वेस्ट से पैसा और ऊर्जा निर्माण करना, ताकि गांव में आजीविका के नए रास्ते खुल सके और साथ ही किसान सहित पशुपालकों की इनकम में इजाफा किया जा सके। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। किसान जमीन को सींचकर ही अपना पेट भरते हैं। कंपनियों की तरह किसानों में भी होड़ रहती है कि अधिक से अधिक उन्नत बीज लाकर अच्छी बुवाई कर सकें। इससे कमाई के मामले में एक किसान दूसरे किसान से बेहतर आय कर ले। इसी होड़ के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि ये किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाता है, जबकि एक बड़ा नुकसान ये है कि इस होड़ में किसानों ने उन प्रजातियों की बुवाई बंद कर दी थी जिनकी ग्रोथ बेशक थोड़ी सुस्त थी, लेकिन सेहत के लिए उतनी ही फायदेमंद है और हर मौसम को झेलने वाली होती थी। वहीं कुछ प्रजाति बीमारी के चलते भी लुप्त हो गई। बिहार के वैज्ञानिकों ने ऐसे ही प्रजाति को पुनर्विकसित करने का काम किया है, जो कि पिछले कुछ समय से राज्य में अपनी पहचान खो चुकी थी। जानकारी के अनुसार बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर ने टिश्यू कल्चर की मदद से केले की प्रजाति को पुनर्जन्म दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चीनिया के केले के गुणवत्तायुक्त निरोगी पौधों का कई स्तर पर परीक्षण किया गया है। अब ये पौधा मिट्टी में लगा दिया गया है। टिश्यू कल्चर से तैयार हुए पौधे में 13 से 15 महीनों में फल आने लगते हैं। केला भी 30 से 35 किलोग्राम तक आता है।
जबकि सामान्य विधि से केले की बुवाई में 16 से 17 महीने लग जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां हजारों अपात्र किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से 2-2 हजार रुपए की किस्तों का गलत तरीके से लाभ लिया है। तो वहीं कृषि विभाग की ओर से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के पूरा होने पर 53,000 किसान अपात्र मिले हैं, जो गलत तरीके से 43 करोड़ रुपए का लाभ ले चुके हैं। राजस्व विभाग ने इस अपात्र किसान की लिस्ट जारी कर दी है, जिनसे अब वसूली का काम होना बाकी है। छत्तीसगढ़ के जिला रायगढ़ में काफी पहले ही कृषि विभाग ने आधार सीडिंग और लैंड वेरिफिकेशन के निर्देश जारी कर दिए थे। लंबे समय से चल रहे सत्यापन के दौरान कृषि विभाग के आधार और लैंड सीडिंग के जरिए पटवारियों से पात्र किसानों की लिस्ट अपडेट करने को कहा। प्रशासन के बाद लिस्ट पहुंची तो पता चला कि जिले में 53,000 अपात्र किसानों ने 43 करोड़ की रकम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। इसी तरह का एक मामला 2 साल पहले आया था, जब 17,000 किसानों ने 25 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया, लेकिन अभी तक इन किसानों से 12 लाख की ही वसूली हो पाई है। 2 साल बाद फर्जीवाड़ा करने वालों की संख्या में भी काफी इजाफा हो गया है। रबी फसलें अपनी पीक पर हैं, जल्द किसान भी कटाई के काम में जुट जाएंगे। इसीलिए कई राज्य सरकारों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसलों की बिक्री के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया चालू कर दी है। हरियाणा में भी जल्दी रबी फसलों की खरीद चालू की जाएगी, लेकिन सरकार को फसल बेचने के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यही वजह है कि हरियाणा कृषि और किसान कल्याण विभाग की ओर से तीसरी बार पंजीकरण की तारीख बढ़ाई गई है। पहले 31 जनवरी से बढ़ाकर 6 फरवरी डेडलाइन निर्धारित की गई, लेकिन कई जिलों में 25% रकबे का भी पंजीकरण नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक बार फिर पंजीकरण की तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दी गई है। ऐसे ही हरियाणा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रबी फसलों की बिक्री के लिए मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो गया है, जिसकी तारीख को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सिर्फ रबी फसल की MSP पर बिक्री के लिए ही पंजीकरण अनिवार्य है। तो वहीं इस प्रक्रिया के जरिए कृषि योजनाओं का लाभ लेना भी आसान हो जाएगा और साथ ही सरकार की ओर से किसानों के लिए जारी सब्सिडी का लाभ भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना की 61वीं किस्त के तौर पर 8 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में गोठानों से 15 से 31 जनवरी तक 2.38 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 4.76 करोड़ रुपए, गोठान समितियों को 2.04 करोड़ रुपए और महिला समूह को 1.43 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया। इस लाभांश में 1.98 करोड़ की राशि का भुगतान कृषि विभाग और 2.78 करोड़ रुपए का पेमेंट स्वावलंबी गोठानों की ओर से किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ में 10,743 गोठानों को स्वीकृति मिली है, जिनमें से 90% यानी कि 9.671 गोठान बनकर तैयार हो गए हैं। तो वहीं 886 गोठानों का काम जारी है। पिछले 6 महीनों में 1000 गोठानों का निर्माण हुआ है। तो वहीं 31 जनवरी 2023 तक राज्य ने 103.25 लाख क्विंटल गोबर की खरीद की है, जिसके लिए लाभार्थियों को 206.49 करोड़ का भुगतान हुआ है। बिहार सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक पटना के गांधी मैदान में कृषि यंत्रोकरण मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां फसल अवशेष प्रबंधन से लेकर 90 तरह के कृषि यंत्रों की खरीद पर बम्पर सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। अब अलग अलग प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि भी अलग रखी गई है, जिसकी जानकारी के लिए कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट जिला कृषि कार्यालय, प्रखंड कृषि कार्यालय या फिर कृषि समन्वयक से भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छी बात तो यह है कि कृषि यंत्र की मेकिंग, मॉडल और आपूर्तिकर्ता कंपनी का चुनाव पूरी तरह से किसान के ऊपर है। हालांकि कृषि विभाग ने भी आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठान, मेक और मेटल की लिस्ट जारी कर दी है। बिहार सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक SC, ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को प्राथमिकता के आधार पर ही कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा। तो वहीं 8,000 या फिर उससे भी अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए कृषि अभियंत्रण विभाग के सहायक निदेशक से स्वीकृति पत्र जमा करवाना होगा। पंप सेट्स को छोड़कर 8,000 रुपए से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए भी प्रखंड कृषि पदाधिकारी की ओर से जारी स्वीकृति पत्र अनिवार्य है। राजस्थान के सभी जिलों में पशु चिकित्सा विभाग की टीम घर घर जाकर संक्रमित पशुओं की जांच कर रही है। राज्य के किशनगढ़, रनवाल में सुअर वायरस की चपेट में आ रहे हैं। तो वहीं पशुपालन विभाग की टीम ने संभावित लक्षणों वाले 21 सुअरों को पकड़कर बेहोश किया और बाद में उन्हें मारकर दफना दिया। स्थानीय पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किशनगढ़, रेनवाल में पशुओं की मौत होने की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। इसके बाद टीम बनाकर सैंपल लेने का निर्णय लिया गया। पशुओं के सैंपल भरकर जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। 4 सुअरों में अफ्रीकन
अफ्रीकन स्वाइवर फीवर होने की पुष्टि की गई। इसके बाद ही सघन जांच अभियान चलाया गया। सूअरों में वायरस की पुष्टि होने के बाद जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में तय हुआ कि जिले में सभी पशुओं की जाँच की जाए। निर्देश के अनुसार वायरस पर नियंत्रण पाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। यदि किसी क्षेत्र में पशु संक्रमित मिलता है तो उससे 1 किलोमीटर के दायरे में सभी पशुओं की जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से काम कर रही है। कुछ समय पहले ही राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी स्कीम लॉन्च की थी और इसी कड़ी में अब लाडली बहना योजना चलाई गई है, जिसके तहत गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों से आने वाली महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए का सहायता अनुदान सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। ये धनराशि हर महीने की 1,000 रुपए की किस्त के तौर पर सिर्फ उन महिलाओं को दी जाएगी जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती। रिपोर्ट की माने तो मध्य प्रदेश की सरकार की लाडली बहना योजना को विधानसभा चुनाव जीतने का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। दरअसल 2007 में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लाडली लक्ष्मी स्कीम लॉन्च की थी, जिसका सकारात्मक प्रभाव 2018 और 2015 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। गौरतलब है कि लाडली बहना योजना का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं को ही दिया जाएगा और हर जाति, धर्म और समाज के महिला को लाडली बहना योजना से जुड़ने का पूरा अधिकार है, बशर्ते मध्य प्रदेश राज्य की निवासी हो और इनकम टैक्स के दायरे में ना आती हो। ऐसा है तो हर महीने 1,000 रुपए की किस्त यानी 12,000 रुपए सालाना सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती रहेंगी। एक अनुमान के मुताबिक राज्य की करीब 1 करोड़ महिलाएं लाडली बहना योजना का लाभ ले सकती हैं। ठंड के मौसम में तापमान कम हो जाता है, जिसके कारण अधिकांश हाउस प्लांट या फिर गर्मी पसंद करने वाले पौधों की सर्दियों के समय अतिरिक्त देखभाल करने की जरूरत होती है ताकि उन्हें ठंड से मरने से बचाया जा सके। तो वहीं ठंड में अपने पौधों को बचाने के लिए राजस्थान के जयपुर जिले के किसान सुरेश यादव ने अपने आउटडोर प्लांट्स को पॉलिथीन और फैब्रिक प्लांट से कवर कर लिया है। आइए जानते हैं कि उन्हें इस मेथड से कितना लाभ हुआ है। पौधे लगाए, मैंने आइडिया लिया, फिर मैंने कृषि विभाग से संपर्क किया और कुछ कंपनी के नुमाइंदों से संपर्क किया, तो वहाँ से मुझे आइडिया लगा कि हम एक स्टोरेज वाटर का बना सकते हैं। तो ये जो आपके पीछे पानी का स्टोरेज है, तो मैंने बारिश में पानी का स्टोरेज किया, उसके बाद में 1100 पौधों का इंस्टॉलेशन किया। सर ये पौधे आप कंपनी के थ्रू लगाए हुए हैं? सर ये मैंने एक JSGP ग्रीन फाउंडेशन है, उसके थ्रू मैंने एक पौधे परचेज किए हैं और 6 महीने लगे हुए हैं और बहुत शानदार ग्रोथ है। और सर कितने रुपए का पड़ा एक पौधा? एक पौधा सर 250 रुपये का पड़ा, जिसमें कंपनी की तरफ से मुझे काफ़ी चीज़ें मिली। एक तो परमानेंट हमेशा के लिए मुझे फ्री के अंदर कंसल्टेंसी मिल रही है। उसके अलावा ये जो ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, ये मुझे कंपनी द्वारा बिल्कुल फ्री दिया गया है। उसके अलावा सबसे पहले कंपनी के नुमाइंदे आते हैं, मिट्टी की पानी की जांच करते हैं। उसके बाद में कंपनी के बंदे आकर के हमें बताते हैं कि भैया ऐसे आप गड्ढा खोदो, ऐसे इसमें मिट्टी डालो, ऐसे इसमें खाद डालो, ऐसे इसमें कुछ ऑर्गेनिक तत्व होते हैं वो जिनकी मिट्टी में कमी होती है, वो हम इसमें डालते हैं, फिर पौधे लगाते हैं। उसके बाद में कंपनी का शुरू से हमें सही गाइडेंस मिलता है। फरवरी महीने के पहले हफ्ते में ही दिल्ली के बढ़ते तापमान ने पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक साल 2011 के बाद ये पहली बार है जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फरवरी के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक दर्ज किया गया है। दिल्ली में 6 फरवरी से 9 फरवरी तक औसत अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं साल 2021 में 26 फरवरी को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। और आज के मौसम की बात करें तो दिल्ली में आज यानी कि 7 फरवरी को अधिकतम तापमान कुछ कम होकर 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं न्यूनतम तापमान बढ़कर 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।